दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में जो एक नई सभ्यता दिखाई पड़ती है उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, आखिर वैदिक सभ्यता को डेवलप करने वाले कौन से लोग थे, कहाँ से आए थे? तो वैदिक सभ्यता को डेवलप किसने किया था? आर्यों ने किया था। अब प्रश्न उठता है, आर्य कहाँ से आए थे और प्रारंभ में कहाँ पर बसे थे? तो आर्यों के बारे में कहा जाता है कि वो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया। ये मध्य एशिया है। और मध्य एशिया में क्या है? बड़े बड़े चरागाह पाए जाते रहे, इस तरीके के बड़े बड़े मैदान जहां पर लोगों का जीवन पशुपालन पर निर्भर था। अर्थात ये लोग पशुओं को चराते थे और उनके दूध का उपयोग करते थे और उनके मांस का उपयोग करते थे। इसमें बहुत सारे जानवर हैं तरह तरह के। लेकिन हुआ क्या कि मध्य एशिया की जलवायु में क्या हुआ? जलवायु में परिवर्तन हुआ। और जलवायु परिवर्तन में या तो ये मैदान बर्फ से ढक गए होंगे या सूख गए होंगे। कारण कुछ भी रहा होगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि पशुओं के लिए खाद्यान्न नहीं बचा था। परिणामतः ये जो यहां के पशुपालक थे, जिनको आर्य के नाम के आर्य कहा जाता था, ये लोग इस मध्य एशियाई क्षेत्र से उस तरफ बढ़े जहां घास के मैदान होने के चांस अधिक थे। और जाहिर सी बात है, जब ये दक्षिण एशिया की तरफ बढ़े और दक्षिण एशिया में इन्हें अनुकूल वातावरण मिलता गया और इस तरफ ये बढ़ते गए। अब बात ये आती है कि जब ये लोग इस तरफ आए तो यहां पर कौन था, यानी इस क्षेत्र में? तो जाहिर सी बात है, इस क्षेत्र में सैंधववासियों का वो समूह रहा होगा जो किसी कारणवश यहां से ना गया होगा और यहीं पर बसा रहा होगा। हालांकि सैंधव सभ्यता के बारे में यह कहा जाता है, यहां पर सैंधव सभ्यता थी और सैंधव सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सैंधव सभ्यता एक सूक्ष्म संतुलन पर टिके थे। और जैसे ही यहां पर संतुलन बदला, यहां पर रहने के अनुकूल नहीं रह गया, तो सैंधववासी लोग जो है शेष भारत में प्रवेश कर गए, इधर की तरफ आ गए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सैंधववासियों की जो कल्चर हमें खुदाई से या साक्ष्यों से प्राप्त होती है, वो आज भी शेष भारत में दिखाई पड़ती है। जैसे आज भी हम लोग पीपल पर जल चढ़ाते हैं और ये देन किसकी है? सैंधववासियों की। नीम पर जल चढ़ाते हैं तो ये हम लोगों ने किससे सीखा? सैंधववासियों से। यानी कहीं ना कहीं सैंधववासियों की जो पूजा पद्धति थी वो आज भी हिंदुस्तान में ठीक वैसे ही है। शिवलिंग के यानी लिंग पूजा के प्रमाण जो सैंधववासियों में थे वो पूरे भारत में दिखाई पड़ते हैं। रहन सहन, चाल ढाल, पूरी सैंधव सभ्यता की जो कल्चर थी वो पूरे भारत में आज भी दिखाई पड़ती है। तो इससे प्रमाणित होता है, ये प्रमाण मिलते हैं कि सैंधववासी कहां तक चले आए? भारत की तरफ, शेष भारत की तरफ, जो पूर्वी क्षेत्र था। लेकिन यहां पर क्या पूरी तरीके से खाली हो गया था? तो ये कहना मुश्किल होगा। जैसे आज भी कुछ बस्तियां खाली हो जाती हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्वभाव के लोग रहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। और इसी बीच आर्यों का आगमन, आर्यों के बारे में कहा जाता है कि ये 1500 बीसी के आसपास भारत में आए। तो आर्यों और जो सैंधववासी यानी जो मूल निवासी रहे होंगे, उनके बीच दो चीजें होंगी, संघर्ष और समन्वय। दोस्तों, संघर्ष और समन्वय ये प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं। कैसे चलती हैं? जैसे जब मुस्लिम हिंदुस्तान में आए तो वो एक कट्टर प्रवृत्ति के थे,
लेकिन धीरे धीरे उनकी वो कट्टरता क्या हो गई, कम हो गई। अब वो भारत की पृष्ठभूमि में समायोजित हो गए। तो इस तरीके से जब दो समुदाय आपस में मिलते हैं तो उनके बीच दो चीजें होना स्वाभाविक है, एक है संघर्ष और दूसरा समन्वय। यानी संघर्ष किस लिए होगा? संघर्ष वैचारिक हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, संसाधनों पर कब्जा करने के लिए हो सकता है, और समन्वय दोनों एक दूसरे से वैवाहिक संबंध अपनाने लगे, ये समन्वय का विषय हो जाता है। तो संघर्ष और समन्वय आर्यों और भारत के जो मूल निवासी थे सैंधोवासियों, इनके बीच होने लगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मध्य एशिया के चरागाह सूख गए और ये इस तरफ जैसे जैसे प्रवेश करते गए पीछे का क्षेत्र इनका छूटता गया। ये लोग इस तरफ क्या होते गए, प्रवेश करते गए और संघर्ष हुआ इन क्षेत्रों में। और फिर आर्य जब हिंदुस्तान में प्रवेश कर गए तो उन्हें साइबेरियन की वो ठंडी हवाओं से क्या हो गया, निजात मिल गया, फुर्सत मिल चुकी थी। क्योंकि मध्य एशिया का जो एरिया था वो क्या था, बहुत ठंड था, बहुत ठंडी पड़ती थी। और जब आर्य दक्षिण एशिया की तरफ आए तो इन्हें एक अनुकूल वातावरण मिला। जैसे हिंदुस्तान में आज भी ना बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, मतलब इतनी ठंडी कि जहां पर बर्फ की पूरी चादर बिछ जाए, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। ना इतनी गर्मी पड़ती है कि पूरा उजाड़ खंड हो जाए, और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ी कि 4 महीने बाद बरसात, 2 महीने बाद या 15 दिन बाद बरसात शुरू हो जाती है। मई के बाद जून में मानसून आ जाता है भारत में। तो इस तरीके से जो हिंदुस्तान का यानी भारत का जो पर्यावरण था वो आर्यों के अनुकूल था, क्योंकि मैदान भी थे और ठंडी हवाओं से उनको निजात मिल चुकी थी। अब वो भारत में रहने के विशेष रूप से ढल चुके थे। तो आर्यों का जो विस्तार है धीरे धीरे कल्चर रूप से पूरे भारत में देखेंगे अब। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आर्यों का जो आगमन हुआ है वो इस तरीके से पूरे कबीलाई समूह के रूप में क्या हुआ, आगे बढ़ते गए। किधर? सैंधो क्षेत्र से भारत की तरफ। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वैदिक काल यानी ये आर्यों की देन थी, वेदों का काल था, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। क्योंकि आर्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। किससे? वेदों से। और इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल। और वैदिक काल के प्रणेता कौन थे? आर्य थे, आर्य। तो देखते हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच माना जाता है। ठीक है ना, 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच माना जाता है। क्योंकि इसमें लगभग 900 वर्षों का इतिहास है, लिखा जाना है। तो एक बड़ा समय है। इस बड़े समय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, जिसे पहला कहा गया है ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। अब इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया है? क्योंकि 1500 से लेकर 1000 बीसी के समय की जो जानकारी है उसे ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और इसीलिए 1500 बीसी से 1000 बीसी के समय को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। जबकि उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच माना जाता है। इसमें जो जानकारी है, इस काल की जो जानकारी है वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कुछ अन्य ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। सैंधव सभ्यता की समाप्ति के बाद जिस सभ्यता का उद्भव हुआ उसके बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? वेदों से होती है। इसलिए इसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। और ये कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सैंधव सभ्यता कैसी थी? सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्यों ने जो सभ्यता का डेवलप किया वो कैसे थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसके प्रणेता कौन थे, यानी इसको डेवलप करने वाले कौन थे? आर्य थे। प्रश्न पूछा जाता है आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है।
वैदिक काल का समय 1500 से 600 पूर्व जिस भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल का हो गया। आगे देखते हैं। अब बात ये आती है कि 900 वर्षों का इतिहास की जो जानकारी हमें मिलती है वो किस किस से मिलते हैं। तो पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है जो खुदाई से हमें साक्ष्य मिले हैं उससे मिले हैं। और पुरातात्विक साक्ष्यों में दो तरीके के मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। कैसे? चित्रित धूसर मृदभांड यानी ऐसे मिट्टी के बर्तन जिसमें चित्रण किया गया है। अब कैसे चित्रण किया गया है, कौन सी जानकारी मिलती है, ये आगे हम लोग बात करेंगे, जिसे हम लोग पेंटेड ग्रेवेयर या इसी को PGW कहा जाता है, पेंटेड ग्रेवेयर। दूसरा है, दूसरे तरीके के मृदभांड है उत्तरी काली मृदभांड यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी ऐसे मिट्टी के बर्तन जो चमकीले हों। तो ये दो तरीके के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिससे आर्यों के बारे में जानकारी के रूप में माना जाता है। और दूसरा है अभिलेखीय साक्ष्य, यानी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, अभिलेख मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि आर्य भारत में आए। इसके साथ साथ खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में पूछा जाता है भगवानपुरा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है? हरियाणा में। भगवानपुरा में 13 कमरों वाला क्या मिला है? मकान मिला है। इसी तरीके से पंजाब में भी 3 स्थल मिले हैं और इन मकानों के बारे में कहा जाता है कि ये किस काल के हैं? ऋग्वैदिक काल के हैं। ठीक है ना, इस काल के हैं, ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद एक अभिलेख मिला है, इस अभिलेख के बारे में कहा जाता है बेगज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बेगज कोई अभिलेख। ये 1400 BC के आसपास का है। इस अभिलेख में क्या जानकारी है? मितन्नी अभिलेख भी इसे कहा जाता है। ये एशिया माइनर के पास पाया जाता है जहां पर तुर्की यूरोप के साथ जुड़ता है, मरमरा सागर के पास, वहीं पर यह अभिलेख मिला है। और मितन्नी अभिलेख कहा जाता है। इसमें हित्ती राजा, ठीक है ना, जैसे मौर्य राजा वैसे हित्ती राजा, और हित्ती राजा का नाम है सुबिलिमा या सुबलिमा। और दूसरा है मितकी राजा, मति अजा, यानी सुबलिमा और मितकी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक संधि हुई, सुबलिमा और मितकी। तो एशिया माइनर में किन दो राजाओं का उल्लेख मिलता है? हित्ती राजा, और दूसरा कौन सा है? मितकी राजा। हित्ती राजा कौन था? सुबलिमा, और मितकी राजा कौन था? मत्यजा। इन दोनों के मध्य एक किसी विवाद को लेकर संधि हुई। इस संधि में कुछ ऐसे लोगों के नाम मिलते हैं जिन्हें बाद में वैदिक देवता के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन से लोग थे? पहला है इंद्र, बहुत पूछा जाता है, UPSC IAS का ये बहुत फेवरेट प्रश्न है। इंद्र, मित्र, वरुण, और तीसरा है, चौथा है नासत्य। इन चारों नामों की चर्चा आगे किसमें मिलती है? ऋग्वेद में। और जाहिर सी बात है जब ऋग्वेद में इनकी जानकारी मिलती है और ये एशिया माइनर कहाँ? तुर्की के पास में मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? ये लोग कहाँ पे रहे होंगे? मध्य एशिया से। क्योंकि टाइम वो मितकी राजा अभिलेख का कितना है? 1400 BC का। और ये नाम इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, नासत्य अश्विनी कुमारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अश्विनी कुमारों, ये दोनों आर्यों के देवता माने जाते हैं, आर्यों के डॉक्टर माने जाते हैं। तो इस तरीके से इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, जो आगे ऋग्वेद में इनकी कई बार चर्चा हुई है, और ये कहाँ मिलता है? एशिया माइनर, मध्य एशिया के बीच। तो इससे सिद्ध होता है कि ये लोग उसी के आसपास रहते रहे होंगे। ठीक है ना। अश्विनी कुमारों, हाँ, नासत्य का जो है समीकरण
किससे? अश्विनी कुमारों से लगाया जाता है। फिर एक और अभिलेख मिलता है, कश्यप अभिलेख। और कश्यप अभिलेख कब का है? 1600 ईसा पूर्व का। पूछा जाता है कश्यप अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा कहां पर? भारत आई। तो क्या वाकई में आर्य बाहर से आए थे? इनके दो प्रमाण यहां से मिल जाते हैं। बाद में मैक्स मूलर ने यह सिद्ध कर दिया कि जो भाषा शैली आर्यों की यहां पर थी वो ठीक मध्य एशिया में थी। आइए आगे देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में आगे हम लोग बात करेंगे। वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण है जिससे आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।